नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज का ये मेरा 7वां लेक्चर है। इससे पहले इस सीरीज के 6 लेक्चर इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल डिकोड एग्जाम पर चले जाएं। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 200 एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरा लेक्चर हमने टॉपिक वाइज बनाया है, इसलिए एक क्रम से सभी लेक्चर अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री पर आपकी समझ बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के स्थापना से जुड़े हुए प्रश्नों को, और आप देखेंगे कि बहुत नए प्रश्नों को हमने शामिल किया है और बहुत मेहनत से हमने उसकी व्याख्या लिखी है। इसलिए जो है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा लिखी गई व्याख्या आपको कैसी लग रही है। थोड़ा बहुत पीडीएफ तो हम बाद में देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो आपका को दिखता है उसके हिसाब से जो है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1886, 1887 और 1888। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयो ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो थोड़ी बात हम करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। देखिए, उस समय के राष्ट्रवादियों में एक बात चल रही थी कि एक जो है इस प्रकार का संगठन बनाने की जरूरत है जिसका चरित्र राष्ट्रीय हो, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसकी पहुंच हो। नहीं तो हम जानते हैं कि बंगाल में इंडियन लीग बना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, उसके अलावा जो है बम्बई में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ये सब बना, लेकिन इन सब का की जो पहुंच थी वो क्षेत्रीय थी, बंगाल और बम्बई तक थी। तो एक अखिल भारतीय संगठन बने। हालांकि इस जो है अखिल भारतीय संगठन बने, इसका एक प्रयास जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था, इंडियन एसोसिएशन बना करके। लेकिन फाइनली जो है कामयाबी मिली एयो ह्यूम को, और एयो ह्यूम ने 1884 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, और जो कि 1885 में बदल करके हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में एयो ह्यूम को यह राय दी कि इसका नामकरण, इंडियन नेशनल यूनियन का नामकरण इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। तो तब से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम हो गया। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 ने लिया। महत्वपूर्ण कौन लोग थे? तो उनका नाम लिखा है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तेलंग जैसे सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। ये पूछ लेता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 उनकी संख्या थी। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एक व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी बदरुद्दीन तैयब जी और डी जॉर्ज यूल। तो इसका उत्तर होगा बी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1886 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इस अधिवेशन में कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके अलावा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ वो हुआ मद्रास में, और इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी।
ये कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और इस प्रकार से देखें तो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष ये थे। ठीक है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में और इस सम्मेलन का, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूल ने। ठीक है, तो जॉर्ज यूल से जुड़े हुए दो फैक्ट हैं। जॉर्ज यूल कांग्रेस का पहला ईसाई अध्यक्ष था और जॉर्ज यूल कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट यह है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये ऐसे करके सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बात और बता दूं, कांग्रेस का प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में सम्मेलन होता था, अधिवेशन होता था, उसका सेशन होता था और उस सेशन की जो अध्यक्षता करता था वही 1 साल के लिए अध्यक्ष कांग्रेस का होता था, जिसे प्रेसिडेंट उस जमाने में कहते थे। अखबारों में भी इसी तरह से छपता था। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने पूरी सूची आपको उपलब्ध करा दी है आजादी के समय तक का, पूरा एक क्रम से कब हुआ, कौन कहां हुआ और जो है कौन अध्यक्ष रहा, उसके अलावा उसका क्रम संख्या क्या था। ये आप देख रहे हैं 3 स्लाइड के माध्यम से हमने जो है ये उपलब्ध कराया है आपको। अब थोड़ा मुश्किल प्रश्न आपके लिए होना शुरू हो गया है। अभी तक हमने जो है बहुत आसान प्रश्नों को देखा, हालांकि आप व्याख्या को मेरे देखते चलिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है एक प्रश्न के अंदर ही मिलेंगी और बहुत सारी चीजें पहली बार भी सुनने को मिलेंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए कादम्बिनी गांगुली, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू और डी मदर टेरेसा। तो इसका उत्तर है ए कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक मानी जाती हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था और यह भारत की पहली फिजिशियन भी थी। ठीक है, 1890 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने जो है कलकत्ता के अधिवेशन को संबोधित किया था, यानी भाषण दिया था। ठीक है, इसे नारी सशक्तिकरण से जोड़ करके देखा गया था। उसके अलावा ऑप्शन में आपने देखा ना, एनी बेसेंट का भी जिक्र है, सरोजनी नायडू का भी जिक्र है, तो हम सबको एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं। तो होम रूल लीग आंदोलन की नेता एनी बेसेंट, जिनके नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन भारत में चले, कमेंट करिए। होम रूल आंदोलन 2 नेताओं के नेतृत्व में भारत में चलाए गए, तो एक तो एनी बेसेंट और दूसरा कौन? ठीक है, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी और यह किस सेशन में थी? तो कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता सेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया और इनके बारे में एक फैक्ट यह है कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, जो आप लोग जानते होंगे। अगला, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। तो यहां समझिए कि सरोजनी नायडू दूसरी महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। और ये किस सेशन में बनी? तो 1925 में कानपुर में बनी और जो है ये 41वां सेशन था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, देखिए प्रश्न में ही आपको 2 फैक्ट मैं दे रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए पिछले स्लाइड को हम ना डिस्कस किए हो, वो प्रश्न ना हो, तो प्रश्न में ही 2 फैक्ट आपको मिल रहा है एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम व द्वितीय महिला अध्यक्ष क्रमशः एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू थी। बताइए कि कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्षा कौन थी? तो ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी नेली सेनगुप्त और डी सोनिया गांधी। तो इसका उत्तर होगा सी नेली सेनगुप्त। तो नेली सेनगुप्त जो है अध्यक्षा बनाई गई कांग्रेस की 1933 के सेशन में, जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ। नेली सेन या नलिनी सेन कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, इसीलिए इसे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया और कोई कारण नहीं था।
ताकि आप बाद में कहेंगे कि नहीं नेली सेनगुप्त नहीं नलिनी सेनगुप्त था, ठीक है। या फिर इनके पति के नाम पर भी जो है इनको कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में नाम है, जो भी आप इसका उच्चारण करें, ठीक है। तो ये तीसरी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की थी। और यहां ये ध्यान दीजिए, नेली सेनगुप्त इस भारतीय नाम से भ्रमित ना हुई, ये एक ब्रिटिश महिला थी, ठीक है। ये एक ब्रिटिश महिला थी, नेली सेनगुप्त। और इनका विवाह किससे हुआ था? तो जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, एक बंगाली भारतीय से हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत योगदान रहा और उसी के उपहार स्वरूप यह अध्यक्ष बनाई गई। अब बात करते हैं कांग्रेस के चौथी महिला अध्यक्षा की। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की चौथी महिला अध्यक्षा थी। और अगर हम भारतीय महिला अध्यक्षा की बात करें तो इंदिरा गांधी सरोजिनी नायडू के बाद दूसरी भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही, ठीक है। 1959 में यह पहली बार बनी और उसके बाद तो पार्टी पर इन लोगों का कब्जा ही हो गया। तो पूरा इनके बारे में अगर देखना हो, इमरजेंसी को समझना हो, तो इसी लेक्चर में जो है आप इसी चैनल पर आप जो है अगर देखेंगे तो आपको जो है इमरजेंसी की पूरी कहानी इस टाइटल से जो है एक लेक्चर मिलेगा, उसमें सारी बात मैंने की है, ठीक है। अच्छा, अब आइए, सोनिया गांधी कांग्रेस की 5वीं महिला अध्यक्षा। और अगर हम ये देखें कि कांग्रेस की विदेशी कोई महिला जो अध्यक्ष बनी तो पहले एनी बेसेंट, फिर नेली सेनगुप्त और उसके बाद सोनिया गांधी, ये तीनों विदेशी महिला थी। सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी ये दोनों भारतीय महिला, ठीक है। तो ये 5वीं महिला अध्यक्ष बनी और सोनिया गांधी को ये गौरव प्राप्त है कि सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही, 1998 से लेकर 2017 तक, ठीक है। हालांकि एक बात मैं बताऊं, जो है कांग्रेस इस बीच में जो है इंदिरा गांधी के समय में टूट करके कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा, और कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में विभक्त हो गई थी। लेकिन मूलतः हम मानते हैं कि ये वही कांग्रेस है। अगर ये वही कांग्रेस है जो 1885 में बनी थी, तो सोनिया गांधी ने सबसे अधिक समय तक इस पर शासन यानी इसकी अध्यक्षा वो रही हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डफरिन। तो इसका उत्तर है लॉर्ड डफरिन यानी डी, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल भारत में 1884 से लेकर 1884 से लेकर के 1888 तक था, इसी के समय में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। और इसने ही व्यंग में यह कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है, यानी कांग्रेस की कोई जनता में अपील नहीं है। आगे छठा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध सेफ्टी वाल सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं द्वारा उपयोग में लिया गया राजनीतिक एजेंडा, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा उपयोग की गई पद्धतियां, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग। तो इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। 2 मिनट का समय लूंगा आपका, जल्दी से मैं बता दूंगा। देखिए, कहा यह जाता है कि एयो ह्यूम जब सेवा में था तो उसे एक सूचना मिली कि भारतीय जो है 1857 की जैसे क्रांति हुई थी उसी तरह की एक क्रांति को जो है अंजाम देना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि उस समय के गवर्नर जनरल से परामर्श करके एयो ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन से परामर्श करके, क्या कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने निर्देश दिया कि एक संस्था बनाओ कांग्रेस। अच्छा, क्यों बनाओ? तो ये इसलिए कि जो शिक्षित भारतीयों में असंतोष है, वो जो सेटिस्फाइड नहीं है ब्रिटिश सरकार से, उनको एक ऐसा मंच दो जो कि कांग्रेस होगी, एक ऐसा मंच दो जिस पर आकर के वो अपने मन के सभी उद्गार जो है अपने मन की बात कर सकें और उसके बाद फिर घर जाकर आराम से सो सके, यानी अपने गुस्से का इजहार वहां कर सके। तो सेफ्टी वाल, ठीक है, भारतीय राष्ट्रवादी
और अंग्रेजी सरकार के बीच एक सेफ्टी वाल बने। ये जो है कहा जाता है कि इस तरह का मामला जो है कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने ही कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, एक अंग्रेज एयो ह्यूम के द्वारा, यह कहा जाता है। हालांकि इसके पीछे क्या सच्चाई है, और 2 मिनट में मैं वो सारी बातें आपसे नहीं कर पाऊंगा, समय की बाउंडेशन है, लेकिन इतना मैं आपको बताऊंगा कि अगर यह सही सिद्धांत है, यह सही बात है कि अंग्रेजों ने ही एक सेफ्टी वाल के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, तो यह बात उससे कहीं अधिक सत्य है कि भारतीयों ने भी, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने भी अंग्रेजों का प्रयोग किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एयो ह्यूम अंग्रेज है, और इसलिए ब्रिटिश सरकार के कोप भाजन बनने से, ब्रिटिश सरकार के शोषण से वो बच जाएंगे। और शुरुआत में जो है एयो ह्यूम का कंधा पकड़ करके उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत कर लिया। ठीक है, तो अगर एयो ह्यूम ने ऐसा किया होगा तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने एयो ह्यूम का प्रयोग कर लिया, और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी रास्ते पर कांग्रेस चली, और बड़ा उच्च नैतिक बल था उस समय के नेताओं में, तो लाभ तो अंग्रेज निश्चित रूप से नहीं उठा सकते थे। ठीक है, तो ये सेफ्टी वाल का सिद्धांत 2 मिनट में बताने का मैंने प्रयास किया। इस पे मैं 1 घंटे बाद कर सकता हूं, लेकिन समय ऐसा इजाजत मुझे नहीं दे रहा है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन और 1925 का कानपुर अधिवेशन। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इसका उत्तर होगा सी। अब इसमें एक क्रम से मैं कई बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यहां पर वंदे मातरम के विवाद से इस समय आप जो है परिचित होंगे कि किस प्रकार से जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम उनके लिए हराम है, लेकिन यहां पर जो है एक मुस्लिम रहमतुल्लाह अंसारी के सामने जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और निश्चित रूप से वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है प्राण बन चुका था। लेकिन अब इस तरह की बातें तो यहां पर कभी इतिहास में जब हम पीछे जाते हैं तो चीजें हमें अच्छे से समझ में आती। ठीक, तो वंदे मातरम कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अधिवेशन कब हुआ था? 1896 में हुआ था। उस अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? तो रहमतुल्लाह अंसारी थे। आगे 1911 में क्या हुआ? तो 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान यानी जन गण मन को गाया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भीष्म नारायण धर ने की थी। अब एक और फैक्ट हम ले लें। ठीक है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा, यहां नाम इनका लिखने के पीछे कारण है कि इस नाम को कोई जानता नहीं है। अगर जनगण मनगढ़ पूछा जाए किसने लिखा तो बच्चा बच्चा जानता है, वंदे मातरम बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन विजयी विश्व तिरंगा प्यारा बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए इनका नाम लिखा गया। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और ये जो झंडा गीत है भारत का, ये जो है 1925 के कानपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया, और 1938 में हरिपुरा के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उसमें इसे झंडा गीत के रूप में भारत के अपना लिया गया। अगला प्रश्न, किसी अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, 1906 कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, तो कलकत्ता के अधिवेशन में क्या हुआ था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में यह हुआ था कि नरम पंथी और गरम पंथियों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर के जो है विवाद हुआ था। नरम पंथी ये चाहते थे कि उनका अध्यक्ष हो, गरम पंथी ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनाए जाएं। तो नरम पंथियों ने एक खेल खेल दिया, दादा भाई नौरोजी का नाम आगे कर दिया। अब दादा भाई नौरोजी का सम्मान सारे लोग करते थे, इसलिए गरमपंथी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन गरमपंथियों ने अपनी कई मांगे इस सम्मेलन में मनवाई। आपको याद हो 1905 का बंगाल का विभाजन, स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, तो 1906 में यह हुआ। तो क्या क्या हुआ?
तो स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पारित करवाए गए और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग यही किया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, लेकिन स्वराज इस शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? ठीक है, ये तो कांग्रेस के हिसाब से प्रश्न है, लेकिन पहली बार किसने किया, इसका उत्तर मुझे कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? तो नरम दल कहिए, गरम दल कहिए, या नरमपंथी कहिए, या गरमपंथी कहिए, या उदारवादी कहिए, या उग्रवादी कहिए, ये सारे प्रयोग शब्दों का इनके लिए किया जाता है। ठीक है, तो बनारस अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और इलाहाबाद अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन में यह सारा मामला जो है हो गया था। एक बार जो है नरम पंथी और गरम पंथी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस के पूरे इतिहास को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला उदारवादी चरण, कब से कब तक चला? 1885 से 1905, यानी बंगाल विभाजन तक। द्वितीय चरण, इस चरण को उग्रवादी चरण कहते हैं। गर्म पंथियों का भारतीय राजनीति में प्रभाव बढ़ रहा था, 1905 से 1919 तक ये चला। तीसरा चरण, जिसे गांधीयन युग कहते हैं, जो कि 1919 से शुरू होकर 1947 तक चला। अब देखिए, अगर हम बात करें गरम पंथी नेताओं की, तो गरम पंथी नेता जो कांग्रेस के अंदर थे वो थे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। ठीक है, ये लोग नेता थे। और अगर हम नरम पंथियों की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष, जो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, ये लोग, मतलब और भी नाम, लेकिन मुख्यतः ये लोग। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो प्रमुख नरमपंथी थे, आपको कमेंट करके बताना है कि ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, तो देखिए, नरमपंथी और गरमपंथी के विचारों में जो है क्या अंतर था, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो ये जो गरमपंथी थे, नरमपंथी थे, जिन्हें प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहा गया, जिन्होंने कांग्रेस को बनाया और इतने वर्षों तक चलाया, उनका यह मानना था कि अहिंसा होना चाहिए, संवैधानिक सुधारों को जो है बढ़ाना चाहिए, सरकारी संस्थानों में अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए, ब्रिटिश सरकार से सीधा टकराव नहीं करना चाहिए, और ये कहते थे कि ब्रिटिश ताज में, यानी ब्रिटिश क्राउन में, ब्रिटिश राजा, ब्रिटिश रानी में हमारी निष्ठा है और ब्रिटिश न्याय प्रिय हैं, ऐसा हमें विश्वास है। ये नरमपंथी कहते थे। गरमपंथी क्या कहते थे? वो कहते थे कि नहीं, संवैधानिक सुधार, सरकारी संस्थानों में अधिक से अधिक भारतीयों की हिस्सेदारी, यानी सरकारी नौकरी, ये सब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्वराज। तो उन्होंने कहा कि स्वराज की सीधी मांग, और ये स्वराज की सीधी मांग हम कैसे करेंगे? तो हम टकराएंगे ब्रिटिश सरकार से। तो कैसे टकराएंगे? तो हम नागरिक आंदोलन करेंगे। और क्या करेंगे? असहयोग करेंगे। और क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे, ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार। यह बात थी। तो नरमपंथी ब्रिटिश ताज में पूर्ण निष्ठा रखते थे, लेकिन गरमपंथियों का कहना था कि ब्रिटिश ताज हमारे सर पर थोपा गया है, तो निष्ठा की तो कोई बात है ही नहीं। तो यह अंतर था। ठीक है, यह नरमपंथी गरमपंथी मुझे लगता है कि आपको आईएएस लेवल पर समझ में आ गया है। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न पर जो है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? अब देखिए, ये गरमपंथी लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका उत्तर है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, उदारवादी गुट द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति नर्म रुख, जो अभी आपको मैंने सब बताया, से उग्रवादी नेता सहमत नहीं थे, और वो कांग्रेस की नीतियों का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, और कांग्रेस की नीतियों को विभिन्न संज्ञाएं वो दे रहे थे। तो क्या दिया बंकिम चंद्र चटर्जी ने? कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये चाहते हैं कि जितना कांग्रेस का आकार है उतना रहे, इसका विस्तार ना हो, नए लोग न कांग्रेस पर अधिकार कर लें, इनका वर्चस्व बना रहे, भले देश कहीं जाए। ये इनके कहने का मतलब था। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, प्रमुख गरमपंथी, इन्होंने जो है कांग्रेस
के अधिवेशनों को चापलूसों का सम्मेलन कहा और छुट्टियों का मनोरंजन कहा कि मतलब अधिवेशन होता है, लगता है कि छुट्टी मनाने आए हैं लोग, ठीक है। और कांग्रेस में जो उस समय स्थिति थी कि एक अधिवेशन दिसंबर में होता था, उसके बाद सारे कांग्रेसी घर घर चले जाते थे, चिट्ठी ब्रिटिश सरकार को लिखना शुरू कर देते थे, फिर एक साल के बाद आकर के मिलते थे, उस बीच कुछ नहीं होता था। तो उस भावना को, उस कार्य को जो है इन्होंने अभिव्यक्त किया तिलक ने, और इन्होंने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें संघर्ष करना होगा वर्ष भर। और लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशनों को क्या कहा? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए? 1917 कलकत्ता, 1916 लखनऊ, 1925 कानपुर और 1918 दिल्ली, ठीक है। तो 1916 लखनऊ में नरम दल और गरम दल एक हो गए। और कब छूटे थे? 1907 में, ठीक है। तो यह अधिवेशन हुआ और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता एसी मजमूदार ने की, और इस अधिवेशन में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। तो मुझे विकास नहीं चाहिए, बढ़िया सड़क रोड नहीं, पानी नहीं, मुझे स्वराज चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 1916 का लखनऊ पैक्ट किसके मध्य समझौते के लिए जाना जाता है? तो 1916 का लखनऊ पैक्ट जो है जाना जाता है पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो 1916 में जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसमें दो चीजें हुई, नरम दल गरम दल एक हो गया। उसके अलावा जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, या कांग्रेस लीग योजना के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसमें बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था कि पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी उसको जो है मान्यता कांग्रेस ने दे दिया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो अंग्रेजों ने बनाई थी उस पर मुहर कांग्रेस ने लगा दिया। ये बहुत घातक कदम जो है कांग्रेस ने उठाया था। देश को जो है इस कदम का परिणाम भारत के विभाजन के रूप में देखने को मिला था। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सी, लोकमान्य तिलक को, ठीक है। तो किसके हिसाब से? अंग्रेजों के हिसाब से, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है सर वेलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक को क्या कहा? भारत में अशांति का जन्मदाता। लेकिन अंग्रेज इनको भारत में अशांति का जन्मदाता कहते थे, लेकिन भारत के लोग क्या कहते थे कि ये हमारे नायक हैं, और इसीलिए इन्हें भारतीयों ने कहा लोकमान्य, यानी लोक में सम्मानित, भारत में सम्मानित, लोक में सम्मानित, और लोगों द्वारा स्वीकृत की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। गांधी जी ने इनको कहा कि ये आधुनिक भारत के निर्माता यानी वास्तुकार थे, और नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा। ये सारी चीजें सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये पूरी व्याख्या जो है बहुत सोच कर समझ करके लिखी गई है, तो ऐसे फालतू इसमें एक चीज भी आपको नहीं मिलेगी। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने दो अखबार भी शुरू किया। कौन कौन से भैया? तो मराठी भाषा में, और केसरी जिसका मतलब होता है शेर। ये जो है केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी में। और इन्हीं के द्वारा जो आज गणेश उत्सव देखते हैं ना कार्यक्रम, बंबई में सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, वो भारतीयों में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत जो है लोकमान्य तिलक ने की थी, जो आज जो है इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न। 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। तो मुझे पहले तो यह कमेंट करके बताइएगा कि खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी ने क्या जो है किस घटना को अंजाम दिया था, तो उसी घटना का जो है समर्थन अपने अखबार केसरी में लोकमान्य तिलक ने किया। लोकमान्य का कहना था कि केसरी मतलब शेर, और शेर जो है सत्य लिखेगा, और उन्होंने जो है समर्थन किया। तो मुझे बताइएगा कि ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था। ठीक है, तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों ने जो है लगाया। 24 जून 1908 को इनको 6 वर्ष का कारावास देकर के मांडले जेल बर्मा में भेज दिया गया। एक बात मैं बताऊं आपको, उस दौर के अगर किसी भी कांग्रेसी नेता को आप देखेंगे तो उसमें जो है बाल गंगाधर पहले थे जो कि बार बार जेल गए। उस दौर में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में कोई जेल नहीं जाता था। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। फिर उसके बाद ये 1914 में आजाद होकर के भारत आए, और 16 में जैसा कि हमने कहा कि नरम दल और गरम दल का मेल हो गया, तो जो है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता और होम रूल लीग आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। भारत में 2 होम रूल लीग आंदोलन चल रहे थे, एक की नेता एनी बेसेंट थी और दूसरे के नेता जो है लोकमान्य तिलक थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन था जिसमें कांग्रेसियों को खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे श्रीनिवास आयंगकर। अगला, गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव, 1918 दिल्ली, 1925 कानपुर, 1937 फैजपुर। तो ए 1924 बेलगांव कर्नाटक में हुआ ये पहला और अंतिम सम्मेलन था। ठीक है, और फैजपुर के बारे में क्या है? तो फैजपुर जो है गांव में हुआ कांग्रेस का पहला सम्मेलन है। अगला, आजादी से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुए? मद्रास, कलकत्ता, लाहौर, सूरत। तो इतना पढ़ते पढ़ते बार बार कलकत्ता का जिक्र आते आते तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये इसका उत्तर कलकत्ता है। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया? बार बार पूछा गया सवाल। तो इसका उत्तर है डी 1929। क्या हुआ भैया? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, और जो है इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पहली बार पूर्ण स्वराज, डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज जो है को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया, और एक प्रस्ताव पारित किया। कहा गया कि पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होगा, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लेगी, उसका बहिष्कार करेगी, सभी कांग्रेसी सदस्य भविष्य में होने वाले काउंसिल के चुनावों में भाग नहीं लेंगे, और जो लोग मौजूदा पदाधिकारी हैं वो त्याग पत्र देंगे। और सबसे बड़ी चीज कि इसी दिन को यानी 26 जनवरी 1930 के दिन को जो है यह तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 के बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा, लेकिन आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को। तो इसीलिए संविधान हमारा 9 दिसंबर को बन गया था, लेकिन उसे रोक करके रखा गया और 26 जनवरी को उसे लागू किया गया, क्योंकि इस दिन को हम भूलना नहीं चाहते थे, हम बार बार याद करना चाहते थे। तो आजाद होना तो हमारे बस में नहीं था, वो तारीख तय करना, लेकिन संविधान कब लागू हो ये हमारे जो है हाथ में था। तो यहीं से जो है 26 जनवरी का वो डेट आया है। अगला, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो हरिपुरा में अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस, और उसके अलावा त्रिपुरी में ये अध्यक्ष रहे। लेकिन त्रिपुरी में क्या रहा कि सुभाष चंद्र बोस की नीतियों से जो है महात्मा गांधी अप्रसन्न थे, और ये सुनिश्चित किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब कांग्रेस के अध्यक्ष न बने, और इस नाते से जो है इनके विरुद्ध चुनाव, हरिपुरा में तो बन गए, त्रिपुरी में इन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। किससे लड़ना पड़ा? तो पटाभी सीतारमैया से लड़ना पड़ा, और पटाभी सीतारमैया केवल एक डम्मी उम्मीदवार थे, असल में महात्मा गांधी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे नेताजी बोस के विरुद्ध, और नेताजी बोस की उसके बाद जीत हो गई। हालांकि नेताजी बोस को कांग्रेस कार्यकारिणी ने और महात्मा गांधी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वो अजीज आ गए और बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और
23 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी ने की। अगला, कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत दूरदर्शी थे। व्हाट्सएप और फेसबुक वाली पीढ़ी आने वाली है और वो रोमन में ही लिखेगी, ऐसा नेताजी को हो सकता है पता चल गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि देवनागरी की जगह रोमन लिपि को लागू किया जाए। ठीक है, ये जो आपके बोर्ड पर आपको दिख रहा है ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, और ये क्या है? ये रोमन है और ये देवनागरी है। ठीक है, तो इस लिपि की वकालत उन्होंने की थी। अगला, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? तो ये है बी, लॉर्ड विलिंगटन ने बंबई अधिवेशन 1915 में भाग लिया था। हालांकि ये जान लीजिए कि उस समय ये बंबई का गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल नहीं था लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कब यह बना? तो 1931 से लेके 36 तक। जब सम्मेलन में भाग लिया तब भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, बंबई का गवर्नर था, लेकिन बाद में भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अगला, निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर है अब्दुल कलाम आजाद। ये रहे 1940 से 46 तक। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट इनसे यह भी जुड़ा है कि ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। अगला, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी और सरदार पटेल। तो जेबी कृपलानी उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद आजादी के तुरंत पश्चात जो है पट्टाभी सीतारमैया जयपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका उत्तर है बी, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, इसकी व्याख्या यहां पर लिखी गई है। योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना जो है कांग्रेस के अंदर ही की थी 1934 में। तो इस प्रकार से हमने कांग्रेस से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो या तो सीधे सीधे प्रश्न के माध्यम से या फिर व्याख्या के माध्यम से कवर कर लिया है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।